नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके विज्ञान के तीसरे पार्ट यानी अनुवांशिकी के बारे में, जिसमें अपने इसका पहला भाग कर लिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट था इसका पहला भाग, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो जरूर देखिएगा। आज अपन करेंगे इसका दूसरा भाग, जिसमें अपन पढ़ेंगे जो अनुवांशिकी की महत्वपूर्ण शब्दावली है यानी कुछ परिभाषाएं हैं, आपको वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनमें से आपको परीक्षा में एक आधी परिभाषा तो पूछ ही ली जाती है, ठीक है। साथ में ये परिभाषा तो पूछी जाती है, वो तो आपको नंबर मिलते ही मिलते हैं। आगे का पार्ट है वो भी समझने के लिए क्या है, आपको ये परिभाषाएं महत्वपूर्ण है जो आपको आनी चाहिए, ताकि आगे का जो चैप्टर है आपके वो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं कौन कौन सी परिभाषा है। तो इसके बाद में देखते हैं अपन अनुवांशिकी शब्दावली को। इसके अंदर जो अपने शब्द ये जो परिभाषाएं हैं ये आपको मैंने जैसे बता दिया कि ये आपको चैप्टर को तो समझाएगी। इसमें से परीक्षाएं आपके जो पेपर के अंदर जो परिभाषाएं हैं वो भी पूछी जाती हैं। तो देख लेते हैं, इसको अच्छी तरह समझ लेते हैं ताकि आगे का चैप्टर भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहली है अनुवांशिकी शब्दावली के अंदर जीन, ठीक है। क्या होता है जीन, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखो, वह कारक जो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करता है उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। वह कारक का मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो एक पौधा है जिसकी ये लंबाई है और दूसरा पौधा है जिसकी ये लंबाई है, तो इनका जो लक्षण है वो लंबाई का है, यानी एक लक्षण हो गया लंबाई का। दूसरा लक्षण मान लो मटर के पादप की बात करें तो एक मटर के पादप के बीज थोड़े बड़े हैं एक छोटे हैं, तो इनका दूसरा जो लक्षण है वो हो गया इनका आकार। तीसरे की बात करें तो यहां पर अपन करेंगे एक बीज बिल्कुल गोल है, दूसरे हैं झुर्रीदार, तो ये इनकी होगी आकृति बीजों की, ये एक लक्षण हो गया। इसके बाद मान लो दो बीज हैं अलग अलग प्रकार के, एक का कलर हरा है और दूसरे का कलर है पीला, तो ये क्या है, सारे इसके ये बीजों का रंग हो गया। तो ये सारे इसके लक्षण हैं। तो इस एक लक्षण को कौन नियंत्रित करता है, एक जीन करता है। अपने पढ़े थे अनुवांशिकी लक्षण किसे कहते हैं, जो क्या होते हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होते हैं, उन्हें कहते हैं अनुवांशिक लक्षण। अब वो एक लक्षण कौन सा हो गया, वो लंबाई हो सकता है, एक लक्षण आकार हो सकता है, आकृति हो सकता है, रंग हो सकता है। ये पेड़ पौधों के बारे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यही क्या है, इनको एक जो लक्षण है, एक जो लक्षण को नियंत्रित करने का जो काम करता है उसे अपन क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है। लेकिन जब मेंडल ने इसके प्रयोग किए थे तब मेंडल ने इनके शब्द की जगह जीन काम में नहीं लिया था, कारक शब्द काम में लिया था। तब उन्होंने जो लिखा था इस शब्द की जगह कारक काम में लिया था। और फिर जो जॉनसन थे उन्होंने इनको क्या कहा, जीन कहा। जो अभी अपन परिभाषा इनको नाम से जीन से जानते हैं, वो किसने नाम दिया था, जॉनसन ने नाम दिया था, ठीक है। तो ये था जीन के बारे में। दूसरा देखो युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी का मतलब क्या होता है, हर जीन के अंदर दो विकल्प होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। अब विकल्प का मतलब क्या होता है, देखो किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दो विपर्यासी स्वरूप पाए जाते हैं। दो विपर्यासी मतलब दो अलग अलग स्वरूप पाए जाते हैं हर जीन के अंदर। किसी एक लक्षण को नियंत्रित करने वाला जो एक लक्षण को एक जीन नियंत्रित करता है, एक जीन जो नियंत्रित करता है उसके अंदर दो विपर्यासी यानी दो अलग अलग क्या पाए जाते हैं, स्वरूप पाए जाते हैं, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, युग्म विकल्पी कहते हैं, ठीक है। जैसे पौधे की लंबाई को बड़े टी से एक मान लो पौधा लंबा है उसको बड़े टी से लिख दिया, एक छोटा, ये एक के अंदर ही होता है, एक जीन के अंदर ये डिसाइड करेगा कि उसका पौधा लंबा होगा या बौना होगा। ये देखो दो हैं, इसके एक तो आकार हो गए, एक ये और एक ये, एक तो बड़ा आकार एक छोटा आकार, ये हो गया। एक गोल बीज एक झुर्रीदार बीज, ये दो इसके अंदर अलग अलग क्या हो गए, विपर्यासी जो युग्म विकल्पी हो गए। ये देखो एक हरा कलर एक पीला कलर, तो दो देखो सभी मैंने दो दो बना रखे हैं, तो ये दो क्या है, ये युग्म विकल्पी हैं, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं समयुग्मजी। समयुग्मजी का मतलब क्या होता है, जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन में दो युग्म विकल्पी एक समान हो, दोनों ही समान हो जाएं। दोनों समान का मतलब दोनों युग्म विकल्पी हैं जो बड़े पौधे को दर्शाते हैं। मानो दोनों के अंदर बड़े पौधे को किससे लिखते हैं, जो बड़ा टी होता है इससे। तो दोनों ही देखो एक जैसे, ये दोनों ही बड़ा टी का मतलब होता है पौधा लंबा होगा, ठीक है। या फिर पौधे दोनों ही बौने हो मान लो, तो इसको अपन दोनों को किससे, छोटे टी से दर्शाएंगे। तो ये क्या हो गया, समयुग्मजी हो गया। मतलब दोनों युग्म क्या है, एक जीन के अंदर दोनों युग्म और दोनों ही एक समान है, ठीक है। तो वो होता है समयुग्मजी। अब विषम युग्मजी क्या होता है, ये सम का मतलब समान, विषम का मतलब असमान। तो अपन वैसी की वैसी परिभाषा लिखेंगे, यहां लिख देंगे असमान। देखो जब किसी लक्षण को नियंत्रित करने वाले जीन के दोनों युग्म विकल्पी असमान हो, दोनों युग्म विकल्पी क्या हो, असमान हो, तो हम उसे क्या कहेंगे, उन्हें विषम युग्मजी
कहते हैं। जैसे एक तो बड़ा टी, एक छोटा टी, यानी एक युग्म के अंदर, अभी तक एक ही युग्म की बात कर रहे हैं, एक ही जीन की बात कर रहे हैं, तो एक जीन के अंदर एक तो मान लो बड़ा टी हो, एक छोटा टी, यानी एक तो पौधे लंबे का गुण हो और एक में छोटे का गुण हो, दोनों लक्षण के अंदर। तो ये है इसकी चारों परिभाषाएं, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद देखते हैं अपन अगली परिभाषाएं, जिसमें अगली परिभाषा है लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप का मतलब क्या होता है? जैसे अपन पौधे में से अगली जो पीढ़ी प्राप्त होती है, यानी एक पौधा है उसका बीज प्राप्त हुआ, उस बीज को अपने लगाया तो उसकी वो पहली पीढ़ी कहते हैं, ठीक है। उसके अंदर अपन क्या करते हैं, बाहरी रूप से कितना उसके अंदर चेंजेस आए हैं, कितना परिवर्तन आया है, उसको अपन कहते हैं लक्षण प्रारूप। यानी जब जीवों के बाहरी लक्षणों के आधार पर जो अनुपात ज्ञात किया जाता है, यानी बाह्य अनुपात जिसको कहते हैं, बाह्य परिस्थिति, यानी बाह्य से बाहरी रूप से उसमें क्या परिवर्तन आया है, उसको अपन क्या कहते हैं, लक्षण प्रारूप। यानी जो जीवों के बाहरी लक्षणों के आधार पर बाहर से अपने को देखने को पता चल जाएगा, जैसे मान लो अपन देखा तो बीजों का कलर मान लो हल्का सा परिवर्तन हो गया, तो वो अपने को बाहर से दिख रहा है, तो वो कौन सा हो गया, लक्षण प्रारूप, ठीक है। एक पौधा मान लो अपने को लंबा है, ये लंबा अपने को दिख रहा है, दूसरा और तीसरा, देखो मैं 3 पौधे बता रहा हूं, एक इतना है, मतलब लंबाई क्या है इसकी, इससे थोड़ी सी कम है, और एक बिल्कुल बौना है, तो अपने को तीनों ही दिखाई दे रहे हैं कि ये क्या है, पौधा है बिल्कुल लंबा पौधा है, ये क्या है, ये भी लंबा है, और ये बौना पौधा है, तो ये आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, ये क्या है, लक्षण प्रारूप। वही बात करें जीन प्रारूप की, जीन का मतलब होता है जीवों की जीन की संरचना के आधार पर, जो इसकी जीन की संरचना है उसके आधार पर जो इसके अंदर, यानी अंदर की जो अंदरूनी परिवर्तन हुआ है उसके अंदर, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है जीन प्रारूप। यानी जब जीवों की जीन संरचना के आधार पर जो अनुपात ज्ञात किया जाता है उसे अपन जीन प्रारूप कहते हैं। ये अपन अनुपात भी निकालेंगे, देखो कैसे निकालते हैं वो भी आपको बताएंगे। अब देखो यहां पर मैं अनुपात निकाल के बता दूं, ये जो पौधा है शुद्ध लंबा है तो दोनों ही टी बड़े होंगे, यानी एक जीन के अंदर 2 लक्षण पाए जाते हैं, दोनों ही बड़े, इसका मतलब है एक तो बड़ा एक छोटा, इसका मतलब दोनों ही छोटा, मतलब बिल्कुल छोटा पौधा है। तो यहां पर ये तीनों ही अलग अलग हैं, इनकी जो जीन की संरचना है वो देखो तीनों की अलग अलग है। ये क्या है, शुद्ध लंबा, दोनों टी अलग। ये क्या है, ना तो शुद्ध लंबा है ना ही बोना है, तो ये बीज का पौधा हो गया। ये तीसरा हो गया शुद्ध बोना पौधा। तो ये तीनों ही जीन के आधार पर इनकी संरचना क्या है, अलग अलग है। इसके आधार पर अपन इनके अनुपात भी निकालेंगे आगे, वो अपन आगे जब इसके नियम पढ़ेंगे, ठीक है, उसके अंदर अपन इसको पढ़ेंगे। तो ये है जब जीवों की संरचना के आधार पर जो अनुपात ज्ञात किया जाता है उसे कहते हैं जीन प्रारूप। इसके बाद में अगली परिभाषा है प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण। अब देखो प्रभावी और अप्रभावी क्या होता है। देखो परिभाषाएं आपको बहुत ध्यान से समझनी है, आपस में मिक्स हो सकती है, ये कंफ्यूज पैदा कर सकती है, इसके लिए आपको बहुत ध्यान से समझना है। देखो प्रभावी का मतलब होता है अगर मान लो कोई पौधा है, उसके बीच से जो दूसरा पौधा प्राप्त हुआ है या जो माता पिता से जो उसकी संतान प्राप्त हुई है, उस संतान के अंदर जो लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, जो प्रकट हो गए हैं, वो कहलाते हैं प्रभावी लक्षण। जैसे आपने एक पौधा लगाया, ठीक है, जैसे मान लो ये पौधा था, इस पौधे के बीज से, जैसे पहला पौधा है, इस पौधे के बीज से दूसरा पौधा लगाया, वो भी क्या हुआ, लंबा हुआ। इसके अंदर हालांकि दोनों गुण हैं, गुण तो इसके अंदर दोनों ही है कि लंबा भी हो सकता है, बोना भी हो सकता है। तो ये देखो इसके अंदर कौन सा प्रकट हो गया, लंबे वाला जो गुण है वो प्रकट। अपने को पता है लक्षण प्रारूप के अंदर क्या होते हैं, सॉरी जीन के अंदर 2 लक्षण प्रारूप होते हैं, 2 लक्षण पाए जाते हैं हर जीन के अंदर, ठीक है। दोनों में से कौन सा प्रकट हो गया, यानी आपको कौन सा दिखाई, दोनों में से एक तो प्रकट होगा ही होगा, एक क्या हो जाएगा, छिप जाएगा। तो जो प्रकट हो गया आपको सामने दिखाई दे रहा है वो कहलाता है प्रभावी लक्षण। यानी वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी F1 में प्रकट हो जाता है। प्रथम पीढ़ी को अपन F1 से लिखेंगे, आगे जब इसको समझेंगे तब ध्यान रखना प्रथम पीढ़ी को लिखते हैं F1 से। जो माता पिता से जो संतान प्राप्त होती है वो कहलाती है पहली पीढ़ी, ठीक है। तो F1 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, उन्हें प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो एक तो लक्षण प्रकट हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, छिप जाएगा, यानी वो क्या रह जाएगा, अप्रभावी। तो उसको क्या कहेंगे, वह लक्षण जो प्रथम पीढ़ी में यानी F1 में प्रकट नहीं होते हैं उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एक पौधे के अंदर था, ये एक पौधा था जिसके अंदर ये लक्षण था टी, इसका जो संतान प्राप्त हुई वो सिर्फ छोटा टी प्राप्त हुई, यानी उसकी लंबाई बहुत कम थी। तो देखो इसमें बड़े टी वाला जो गुण था वो छिप गया, अब दिख ही नहीं रहा है, छोटे टी का दिख रहा है, तो ये तो हो गया प्रभावी, और दूसरे वाला जो बड़ा टी है वो क्या रह गया, अप्रभावी। तो जो लक्षण प्रकट हो जाते हैं वो कहलाते हैं प्रभावी, और जो अप्रकट मतलब प्रकट ही नहीं होते वो कहलाते हैं अप्रभावी लक्षण, ठीक है। इसके बाद अगली परिभाषा देखते हैं, एकल संकर संकरण या एक संकर संकरण भी कहते हैं।
देखो क्या होता है, वह संकरण, संकरण का मतलब होता है क्रॉस करवाना, ठीक है, नर और मादा के बीच जो क्रॉस कराते हैं उनको कहते हैं संकरण। वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जब अपन जो मान लो पेड़ पौधा है उसका बीज प्राप्त करेंगे तो जो लक्षण से प्राप्त होगी पीढ़ी, उसके अंदर अगर एक ही लक्षण का अध्ययन कर रहे हैं, अब लक्षण मैंने आपको बताए थे, जैसे लंबाई को ले सकते हैं, ठीक है, बीजों का आकार ले सकते हैं, बीजों की आकृति ले सकते हैं, बीजों का कलर ले सकते हैं, किसी पौधे के फूलों का कलर ले सकते हैं, ये सारे इसके क्या है, लक्षण हैं। तो अपने को एक लक्षण की अध्ययन करना है। जैसे मान लो एक पौधा लगाया, मटर के पादप की बात करें, एक पौधा लगाया, इसको लंबाई को देखो, मैंने लंबाई लिया ये था, इसकी जो संतान हुई इसका भी लंबाई की इतनी थी, लगभग उतनी थी, तो दोनों ही पौधे लंबे हो गए। तो ये एक लक्षण का अध्ययन किया था मैंने। पहले मैंने इस मटर के पौधे को लगाया, ठीक है, लगाने के बाद में जब ये पूरा पककर तैयार हो गया, इसके बीज तैयार हुए, तो उस बीज को मैंने फिर से दोबारा से लगाया और फिर वो तैयार हुआ, तब उसकी लंबाई को देखा तो दोनों सेम थी, तब मेरा एक लक्षण का अध्ययन हुआ है। तो जब अपन एक संकरण में, एक बार संकरण में, वह संकरण जिसमें एक लक्षण की वंशागति, यानी वंशागति का मतलब उससे जो पीढ़ी प्राप्त होगी उसके अंदर, ठीक है, अगर एक लक्षण का अध्ययन करते हैं तो उसे एकल संकरण संकरण कहते हैं। ये देखो मैं अगली बारी सारी परिभाषा इसी से समझाऊंगा। एक संकरण हो गया, द्विसंकर संकरण, त्रिसंकर संकरण या बहुसंकर संकरण। तो देखो द्वि में क्या हो जाएगा, द्वि में बस यहाँ एक लक्षण की जगह कितना हो जाएगा, दो लक्षणों का अध्ययन किया जाएगा, एक साथ में दो, जैसे पौधे की लंबाई ले ली और बीजों का आकार ले सकते हैं, तो ये दो लक्षण हो गए। कोई से भी दो लक्षण ले सकते हैं। अगर दो लक्षणों का अध्ययन किया जाता है, वह संकरण जिसमें दो लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाता है, उसे द्विसंकर संकरण कहते हैं। अब दो की जगह तीन रख देंगे तो त्रिसंकरण हो जाएगा, त्रिसंकर संकरण हो जाएगा। तो वहां क्या लिखेंगे अपन, तीन चीजों का ध्यान रखना है। अब तीन लक्षण कौन से हैं, वो कोई से भी तीन हो सकते हैं। जैसे पौधे का बीजों का आकार हो गया, जैसे बीज की बात करें, एक बीजों का आकार छोटा बड़ा हो सकता है, एक बीजों का आकृति यानी गोल और झुर्रीदार हो सकता है, और तीसरा बीजों का कलर। तो ये तीन लक्षण अपन ध्यान में ले रहे हैं, तो वो कहलाता है त्रिसंकर संकरण। और जब तीन से भी ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है, तीन से भी ज्यादा ले लेते हैं, तो वो बहुसंकर संकरण कहलाता है। बहु का मतलब बहुत सारे, आपने क्या ले लिए, लक्षण ले लिए, उसका आप एक पीढ़ी में अध्ययन कर रहे हैं। एक से दूसरी पीढ़ी होगी, वो तीन से ज्यादा कितने भी लक्षण है उनका एक पीढ़ी में भी वो तीनों लक्षण देखने हैं, फिर उससे आगे आने वाली पीढ़ी में भी आपको क्या करना है, वही लक्षण देखने हैं, तो वो कहलाता है बहुसंकर संकरण। तो आपको ये समझ में आ गया, लक्षण प्रारूप मतलब जो बाहर से ही आपको लक्षण दिखाई दे जाएंगे वो लक्षण प्रारूप। जीन प्रारूप मतलब जीन के आधार पर जो अंदर की संरचना में जो परिवर्तन हुआ है उसको क्या कहते हैं, जीन प्रारूप। प्रभावी लक्षण कौन से होते हैं, जो आपको लक्षण एक पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी में दिखाई दे देते हैं। जब माता पिता से संतान के अंदर जो लक्षण दिखाई देते हैं वो होते हैं प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण छिप जाते हैं यानी प्रकट नहीं होते हैं उन्हें कहते हैं अप्रभावी लक्षण। इसके बाद में पढ़ा एक संकर संकरण, ठीक है, जिसमें एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है। जब दो लक्षणों का अध्ययन किया जाएगा तो द्विसंकरण हो जाएगा, जब तीन लक्षणों की वंशागति का अध्ययन किया जाएगा तो त्रिसंकर संकरण हो जाएगा, और जब बहुत सारे लक्षणों का क्या किया जाएगा, वंशागति का अध्ययन किया जाएगा, तो उसे अपन क्या कह देंगे, बहुसंकर संकरण कह देंगे। तो ये थी कुछ और इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। इसके बाद में देखते हैं अगली परिभाषाएं। ये जो बोर्ड पर तीनों परिभाषाएं लिखी है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके परीक्षा में कई बार तीनों में से परीक्षा में पूछी जा चुकी परिभाषाएं हैं, तो आपको इसको बहुत ध्यान से समझना है और इसको पूरे ध्यान से भी या इसको याद भी यहीं पर करना है। तो देखो कौन सी परिभाषा है। पहला है परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण क्या होता है, पहले तो मैं बता देता हूं। एक होता है जनक पीढ़ी। जनक पीढ़ी यानी माता पिता, जिससे उसकी संतान होती है उसको कहते हैं जो प्रथम पीढ़ी, उसको कहते हैं प्रथम पीढ़ी। तो सबसे पहली परिभाषा देखो कौन सा है, परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण का मतलब क्या होता है, वह संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का जो संकरण है यानी F1 पीढ़ी होती है उसका क्रॉस करवाया जाता है किससे, जो उसकी जनक पीढ़ी। अब आपको बताते हैं जनक पीढ़ी और F1 पीढ़ी क्या होती है। जनक पीढ़ी का मतलब होता है अपने एक तरह से कह सकते हैं माता पिता, और प्रथम पीढ़ी का मतलब होता है उसकी संतान। ठीक है, पेड़ पौधों के बारे में अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो F1 पीढ़ी यानी उसकी जो संतान है, ठीक है, उसका संकरण किससे करवाया जाता है, जो उसकी जनक पीढ़ी थी उसके अप्रभावी लक्षण। यानी आपको पता है एक पीढ़ी में क्या होते हैं, दो लक्षण होते हैं, जो एक तो होता है प्रभावी और एक होता है अप्रभावी। तो अपने को क्या करना है, उसका संकरण करवाना है किससे, अप्रभावी लक्षण से। उसका संकरण कराने को क्या कहा जाता है, परीक्षण संकरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है
के पहले प्रथम पीढ़ी यानी F1 पीढ़ी का संकरण अप्रभावी लक्षण वाले जो प्रारूप है उसके साथ करवाया जाता है, जनक के साथ करवाया जाता है, तो उसको अपन कहते हैं परीक्षण संकरण। दूसरे में देखो बिल्कुल मिलती जुलती परिभाषा है, वह है संकरण जिसमें F1 पीढ़ी का संकरण किसके साथ करवाया जाता है, दोनों जनकों में से किसी के भी साथ करवा सकते हैं। दोनों जनक का मतलब क्या हुआ, चाहे वो प्रभावी हो चाहे अप्रभावी हो, दोनों में से किसी एक के साथ करवा सकते हैं, तो उसको कहते हैं संकर पूर्वज, या दूसरा नाम क्या है, पश्चय संकरण। दोनों ही नाम से जाना जाता है, संकर पूर्वज या पश्चय संकरण से। इसके बाद अगली परिभाषा देखते हैं, तीसरी व्युत्पन्न संकरण की। व्युत्पन्न संकरण में क्या होता है, वह संकरण जिसमें एक पादप को नर और दूसरे पादप, देखो पहला पादप है, पहले पादप है, इसको मान लो नर के रूप में लिया, और दूसरा पादप है वही पादप, सेम पादप, उसको मादा के रूप में लिया पहली बार में, और इसके बीच क्या करवाया, क्रॉस करवाया। क्रॉस करवाने के बाद में दोबारा से यही प्रोसेस लिया, अब पहले वाले को नर की जगह क्या ले लिया, इसका मादा, और इस मादा की जगह क्या ले लिया, नर ले लिया। तो दोनों में जब ये करवाते हैं संकरण, इसी को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न संकरण। यानी व्युत्पन्न का मतलब क्या है, बदलना। तो ये देखो, वह संकरण जिसमें एक पादप को नर और दूसरे पादप को मादा के रूप में प्रयोग किया जाता है, तथा दूसरे संकरण में, पहली बार संकरण में ये किया है, अब दूसरी बार जब संकरण कराएंगे उन्हीं के बीच में, तो जिसको नर लिया था उसका मादा लेंगे, और जो मादा है उसको नर के रूप में लेकर उसका प्रयोग करेंगे, तो इसको अपन क्या कहते हैं, व्युत्पन्न संकरण कहते हैं। तो ये थी आपकी 3 और महत्वपूर्ण परिभाषाएं। इसके बाद देखते हैं आगे की जो बची हुई परिभाषाएं हैं वो उसके बारे में। तो देखो अगला है जनक पीढ़ी। अभी आपको जैसे बताया था जनक पीढ़ी किसे कहते हैं, तो अब आपको इसको परिभाषा भी है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो क्या होता है, संतति प्राप्त करने के लिए जिन पौधों को संकरण करवाया जाता है उन्हें जनक पीढ़ी कहते हैं। यानी एक तरह से कह सकते हैं जनक पीढ़ी का मतलब होता है जो पेड़ पौधे हैं जिनके माता पिता हैं, ठीक है, उनसे जो संतान प्राप्त होगी, जिनके बीच में जो संकरण करवाया जाता है, क्रॉस करवाया जाता है, तो वो क्या कहलाते हैं, जनक पीढ़ी कहलाती है। ठीक है, उसके बाद देखो अभी आपको समझ में आ जाएगा, आगे का भी ये भी समझ में आ जाएगा। F1 पीढ़ी, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। देखो मान लो पहली है जनक पीढ़ी, जनक पीढ़ी, इसकी जो संतान है, ठीक है, उसको अपन क्या कहते हैं, F1 पीढ़ी। अब जिसकी इसकी भी संतान होगी उसको क्या कहेंगे, F2 पीढ़ी। इस तरह से, यानी एक तरह से इसको अपन कह सकते हैं माता पिता। ठीक है, माता पिता से जो संतान प्राप्त हुई उस पीढ़ी को क्या कह दिया, प्रथम पीढ़ी यानी पहली पीढ़ी। उसके बाद जो इसकी और संतान होगी उसको क्या कहेंगे, द्वितीय पीढ़ी यानी F2 पीढ़ी। तो यही लिखा हुआ है, जनकों के संकरण से प्राप्त प्रथम पीढ़ी को F1 पीढ़ी कहते हैं। उसके बाद द्वितीय पीढ़ी F2 पीढ़ी, या द्वितीय पीढ़ी कौन सी है, F1 के संकरण से, यानी F1 में आपस में, इनमें जो आपस में संकरण होगा, क्रॉस होगा, जिनसे जो संतति प्राप्त होगी उसको अपन कहेंगे F2 पीढ़ी यानी जनक पीढ़ी। ठीक है, जिनके बीच में सबसे पहले क्रॉस करवाया जाता है उनको जनक पीढ़ी कहते हैं, और उनके क्रॉस से जो उनकी संतति प्राप्त होती है उसको F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी के क्रॉस से जो संतति प्राप्त होती है उसको F2 पीढ़ी कहते हैं। इसके बाद में आगे देखते हैं एक संकर अनुपात। एक संकर अनुपात का क्या होता है, एक संकर संकरण से जो अनुपात प्राप्त होता है, यानी किस तरह के पौधे प्राप्त हुए उनका अगर अनुपात निकालते हैं, ठीक है, तो उनके लक्षणों का जो अनुपात निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, एक संकर संकरण अनुपात, एक संकर अनुपात। वैसे द्विसंकर अनुपात मतलब द्विसंकर संकरण से जो प्राप्त अनुपात होता है, यानी उसके जो लक्षणों से जो अनुपात प्राप्त होता है उसको अपन क्या कहते हैं, द्विसंकर संकरण कहते हैं। तो ये थी आपकी सारी महत्वपूर्ण परिभाषाएं। उम्मीद है आपको ये परिभाषाएं तो अच्छे से समझ में आ गई होगी, ताकि आगे का जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखो आपको ध्यान में रखना है जनक पीढ़ी यानी जिन पीढ़ियों के बीच में सबसे पहले क्रॉस कराया जाता है। F1 पीढ़ी यानी जनक पीढ़ी से जो उसकी संतान प्राप्त होगी वो F1 पीढ़ी होगी। F1 पीढ़ी के क्रॉस से जो संतान प्राप्त होगी वो F2 पीढ़ी होगी। एक संकर संकरण का मतलब होता है एक संकर संकरण का जो अनुपात, उनके लक्षणों का अनुपात, और द्विसंकर में द्विसंकर संकरणों से जो अनुपात प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, द्विसंकर अनुपात। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अपन जो मेंडल के वंशागति के नियम हैं। देखो 3 नियम हैं, ये ही सबसे इंपॉर्टेंट इस पार्ट का भाग कह सकते हैं। इसमें से एक नियम आपको परीक्षा में जरूर पूछा ही जाता है, तो आप इन तीनों नियमों को बहुत ही ध्यान से समझना है, और समझने के साथ साथ आपको इतना ध्यान से देखना है कि यही याद भी हो जाए। तो देखो इसको क्या नियम है और किसे कहते हैं नियम। देखो मेंडल ने उद्यान मटर पर, देखो पहले तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहां ध्यान रखनी है, मेंडल ने कौन से पादप पर
प्रयोग किए थे उद्यान मटर पर। उद्यान मटर आपको अच्छी तरह याद रखना है। पर किए गए प्रयोगों के परिणाम के आधार पर उसने कुछ नियमों का प्रतिपादन किया जिन्हें वंशागति के नियम या आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। मेंडल ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? मेंडल ने उद्यान मटर पर किए गए प्रयोगों के आधार पर उसके जो परिणाम आए उसके आधार पर कुछ नियमों का प्रतिपादन किया जिन्हें वंशागति के नियम या फिर मेंडल के वंशागति के नियम आनुवंशिकता के नियम कहते हैं। ये नियम कौन कौन से हैं? देखो, पहला है प्रभाविता का नियम, यानी कुछ लक्षण जो प्रकट होते हैं यानी दिखाई देते हैं उन्हें प्रभावी और कुछ अप्रभावी। दूसरा है पृथक्करण का नियम, जब उनके बीच संकरण होता है तो जो जिनके अंदर जो अपन लक्षण देखे थे वो दूसरे क्या हो जाते हैं? स्वतंत्र हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। स्वतंत्र अपवन का नियम, तो इस तरह से अपने को क्या करना है? इन तीनों नियमों को ध्यान से पढ़ना है। तो परीक्षा के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। अब जो सारे आपने परिभाषाएं पढ़ी थी वो सारी की सारी इनके अंदर काम आएगी इनको समझने के लिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अपन सबसे पहले करते हैं प्रभाविता का नियम। तो देखो, पहले प्रभाविता का नियम क्या है उसको देखते हैं। तो प्रभाविता का नियम क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। वैसे अपने प्रभावी और अप्रभावी आपने पढ़ा था, जो लक्षण प्रकट हो जाते हैं उनको प्रभावी और जो छिप जाते हैं उनको क्या कहते हैं? अप्रभावी। उसी पे आधारित ये नियम है। देखो क्या है, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। अब विपरीत लक्षण कैसे होते हैं? देखो, मान लो एक जो पौधा है वो मैंने ले लिया लंबा पौधा। अब लंबे पौधे को किससे लिखते हैं? बड़े टी से। और दूसरा पौधा है वो है बोना पौधा। आपको बताया था बोने पौधे को कैसे लिखते हैं? अंग्रेजी के छोटे अक्षर टी से। अब देखो, ये जो अलग पेड़ है या पौधा है, ये दूसरा पौधा है, इसके दोनों ही क्या है? अलग अलग क्या है? लक्षण वाले पौधे हैं। इसकी लंबाई, ये पूरा लंबा पौधा है, इसकी लंबाई की बात करें तो पहले वाला वो है इतना लंबा और दूसरा है वो इतना सा। तो देखो, दोनों अलग अलग लक्षण, एक जिनके अंदर क्या होते हैं? दो लक्षण होते हैं, दोनों के अलग अलग लक्षण हैं, इनके बीच संकरण कराया जाता है। तो यानी इससे जो संतान प्राप्त होगी, यानी प्रथम पीढ़ी में इसमें से केवल एक लक्षण प्रकट होता है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। दो लक्षणों में से प्रकट कितना होता है? एक प्रकट होता है और एक छिप जाता है। तो एक लक्षण प्रकट होता है तो दूसरा छिप जाता है। प्रकट होने वाला लक्षण प्रभावी लक्षण कहलाता है, ठीक है। और जो छिपा हुआ लक्षण है वो क्या कहलाता है? अप्रभावी लक्षण। ध्यान रखना है, जब अपन किसी दो विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच में संकरण करवाते हैं, यानी उसके बीच में क्रॉस करवाते हैं, तो क्या होता है? जो उनकी पहली पीढ़ी प्राप्त होती है, यानी F1 पीढ़ी के अंदर, यानी दोनों विपरीत लक्षण है। देखो, इसका एक ही लक्षण है तो मैंने ले लिया ये टी, दोनों में एक ही, इसमें ये है तो ये ले लिया टी। अब इसके बीच में इसका कराते हैं क्रॉस। अगर क्रॉस करवाएंगे तो देखो दोनों में क्या प्राप्त होगा? एक बड़ा टी और एक छोटा टी। इसके दोनों लक्षण ये इस तरह से प्रकट होंगे। ये पौधा कौन सा है? ये तो था लंबा, ये शुद्ध लंबा था, ध्यान रखना, ये शुद्ध बौना था। तो जो लक्षण प्रकट हो रहे हैं, देखो इसका लक्षण ये प्रकट हो रहा है, इसमें दोनों में एक जैसा ही है तो एक ही प्रकट होगा। तो देखो इसका ये टी प्रकट होगा, दोनों सेम ही है, इसका एक प्रकट हो गया, ठीक है, एक छिप गया। जो प्रकट हुआ है वो लिया है, तो यहाँ पर देखो जो गुण था वो एक प्रकट हो गया और एक छिप गया। तो प्रकट होने वाला गुण क्या कहलाता है? प्रभावी, और जो छिपा हुआ है वो क्या कहलाता है? अप्रभावी लक्षण कहलाता है। उसके बाद में देखो, अगर इसको उदाहरण से समझे तो अपने देखो मैंने जो उदाहरण लिया है इसको समझते हैं। यदि शुद्ध लंबे पौधे यानी टीटी, ये होते हैं शुद्ध लंबे पौधे, बिल्कुल शुद्ध लंबे हैं ये, ठीक है। और उसका पौधे को शुद्ध बोने पौधे से, ये क्या है? शुद्ध बोना पौधा है, ध्यान रखना। जब शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध बोने पौधे से संकरण करवाया जाता है या क्रॉस करवाया जाता है तो F1 पीढ़ी में ये इसकी है पेरेंट्स पीढ़ी, यानी जनक पीढ़ी जिसको कहते हैं। और ये जो प्राप्त हुई है ये कौन सी है? F1 पीढ़ी है, यानी इसकी जो संतान है वो क्या कहलाएगी? F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी में क्या होता है? सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। यहाँ देखो शुद्ध लंबा नहीं लिख रखा है, लंबे, जो सिर्फ लंबे होते हैं। इस टी को मतलब इन दोनों का आप संकरण करवाएंगे, ठीक है। इसका ये टी गुण है, इसका ये टी, इसका संकरण कराएंगे तो इसकी जो संतान होगी दोनों की इससे थोड़ी कम होगी लेकिन इससे बड़ी होगी। इसको कहते हैं अपन ये गुण, ठीक है। सिर्फ लंबा कहेंगे, ये शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध बोना है, ये सिर्फ लंबा है। तो 100% पौधे यानी सारे के सारे कैसे प्राप्त होंगे? लंबे पौधे प्राप्त होंगे। कब? जब शर्त ये है कि दोनों जो हो एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधे होने चाहिए। तो ये था प्रभाविता का मतलब, कुछ लक्षण प्रभावी हो जाते हैं और कुछ अप्रभावी हो जाते हैं जो छिप जाते हैं, ठीक है। ये प्रथम पीढ़ी की बात करें, पहले पीढ़ी के अंदर ऐसा होता है।
जब इससे पहली जो पेरेंट्स पीढ़ी से पहली संतान पीढ़ी प्राप्त होगी, पहली संतति पीढ़ी, उसके अंदर क्या होता है, जो पौधे प्राप्त होते हैं वो कौन से होते हैं, लंबे पौधे, सिर्फ लंबे पौधे। आपको ये ध्यान रखना है, मैं आपको बता देता हूं, अगर ये टी लिखा हुआ है इसका मतलब है शुद्ध लंबे। क्या मतलब है, शुद्ध लंबे, ठीक है। अगर ये टी लिखा हुआ है इसका मतलब है शुद्ध बोने। ये आगे बहुत ध्यान में आएगा, ध्यान रखना, काम में आएगा। और एक बड़ा टी और एक छोटा टी, तो इसको सिर्फ लंबा कहेंगे, ध्यान रखना, सिर्फ लंबा पौधा है ये, शुद्ध लंबा नहीं कहेंगे इसको। शुद्ध लंबा तो ये होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान है। तो ये था सिंपल सा प्रभाविता का नियम, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा के लिए पेपर में पूछा जा सकता है। तो ये था आपका तीसरे पाठ का दूसरा भाग, जिसके अंदर आपको ये बताया, कुछ परिभाषाएं, महत्वपूर्ण परिभाषाएं बात की, और एक पहला नियम जो आनुवंशिकता के नियम में पहला नियम अपन बात की, प्रभाविता का नियम। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करना है। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई आपका सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेज सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।